पाकिस्तान में ख़तरनाक तबाही मचाई है जिससे कई इंसानी ज़िंदगियां और मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा है। अब पाकिस्तान में हालिया बरसों की बात की जाए तो सैलाब एक बढ़ता हुआ ख़तरा बन चुका है। हर साल मानसून में मुख्तलिफ़ इक़साम के सैलाब मुल्क के बेशतर हिस्सों को मुतासर करते हैं, जिनसे इंसानी जानें, फसलें, मईशत जो है ना वो मुतासर होती है। अब तशवीशनाक बात यह है कि अब ये सैलाब सिर्फ कुदरती आफात नहीं रहे हैं, बल्कि मौसमियाती तब्दीलियाँ और नाकिस मनसूबाबंदी ने इनके असरात को कई गुना बढ़ा दिया है। अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को ऐसी तबाहकारियों का सामना करना पड़ सकता है जो इंसानी ज़िंदगियों और मुल्की मईशत के लिए इंतहाई ख़तरनाक होंगी। तो आज हम इसी ख़ास मौजू पर बात करेंगे जो आजकल ज़ेर बहस भी बना हुआ है कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली जो हालिया नुकसानात हैं उनसे निमटने और मुस्तकबिल में लाया अमल क्या होना चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए सुहेल कैसर साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सुहेल साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सुहेल साहब, ये जो हालिया मानसून की बारिशें हुई हैं और जो सैलाब की सूरत हाल हुई है, हमारा भी नुकसान हुआ है। हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, उसका भी पंजाब पूरा डूब चुका है। अच्छा, एक तकाबुली जायज़ा मैं पहले हमारे यहाँ पे आने से पहले मैं जायज़ा लेना चाहूँगी, क्योंकि बहस होती है ना तो बताया जाता है कि जी रकबे के लिहाज से हमारा पंजाब और उनका पंजाब जो शायद एक जैसा है, बराबर का ही है। वाकई ऐसा ही है? अच्छा, उसमें अनफॉर्चुनेटली हम कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, मतलब सतही बातों पर ज़्यादा गुफ्तगू होती। थोड़ा सा मैं आपको पस मंज़र बता देता हूँ कि जो आपने बात की है तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है दोनों पंजाब के दरमियान। कि जब 1947 में पार्टीशन हुई तो पंजाब का रकबा 3,59,000 मुरब्बा किलोमीटर था, मतलब ह्यूज 3,59,000 मुरब्बा किलोमीटर। तो जब पार्टीशन हुई तो 56% हमारे हिस्से में आया, तकरीबन 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर, और 46% उधर चला गया। मतलब हमारा ज़्यादा है? हाँ, और उनका 2 लाख इधर आ गया, ठीक है, और बाकी का 1,59,000 मुरब्बा किलोमीटर जो है वो भारत की तरफ चला गया। लेकिन उसमें फिर ये हुआ कि जब पार्टीशन हो गई तो वहाँ पर जो सिख हजरात थे उनको ये ख़दशा लाहक हुआ कि यहाँ पर हिंदी बोलने वाले डोमिनेट कर जाएंगे। तो उन्होंने एक तहरीक शुरू की कि एक ऐसा सूबा हमें दिया जाए जहाँ पंजाबी सरकारी ज़ुबान हो। तो तहरीक काफ़ी ज़ोर पकड़ी और 1966 में फिर पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, भारतीय पंजाब, और इसमें से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा 2 अलग स्टेट्स जो हैं वो निकाल दी गई। उसका नतीजा ये निकला कि अब जो इंडियन पंजाब का रकबा है वो तकरीबन 50,000 मुरब्बा किलोमीटर है, और इसमें से जो हरियाणा निकला उसका रकबा तकरीबन उसका भी 50,000 के करीब ही है, और जो हिमाचल है उसका रकबा तकरीबन 56,000 मुरब्बा किलोमीटर के करीब। तो इंडियन पंजाब पाकिस्तानी पंजाब के मुकाबले में बहुत छोटा है। हमारा रकबा वैसे का वैसा ही है, कमोबेश 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर। वो थोड़ा सा कम हो गया, वो थोड़ा सा कम हो गया। ये उसका एक मतलब अब जब आप बात करेंगे तो आपके जहन में ये चीज़ आ जाएगी कि अच्छा सैलाब से वहाँ ये हुआ तो उसका रकबा इतना था, उसके तनासब से। तो फिर कहा जा रहा है कि वहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान हमारा भी हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि उस पंजाब में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं, वहाँ नुकसान नहीं हुआ ज़्यादा हमारे मुकाबले में। वहाँ उनके हैं 23 अजला, पूरी स्टेट के 23 अजला भारतीय पंजाब के 23 के 23 अजला जो हैं वो किसी न किसी तौर शदीद या कम मुतासर हुए हैं। हमारे 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के टोटल, इनमें से 24 अजला जो है ना वो किसी ना किसी सूरत में सैलाब ने उनको हिट किया है। ठीक है, लेकिन अगर नुकसानात का अंदाज़ा, मतलब कमोवेश अजला उतने ही हैं, उनके 23 हैं, हमारे 24 हैं, हाँ। लेकिन जब हम नुकसानात का अभी तक जो सामने तखमीना आया उसका जायज़ा लेते हैं तो बड़ी हैरत होती है कि उधर होने वाले नुकसानात बहुत कम हैं, हमारे यहाँ पर होने वाले नुकसानात बहुत कम हैं। ये मैं सरकारी इदाद-ओ-शुमार आपको बताता हूं। इंडियन पंजाब के हवाले से जो अब तक मैंने देखा या इंडियन मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई या जो दूसरे ज़राए से हासिल हुई, तो वहाँ पर सैलाब से तकरीबन 55 अमवात हुई हैं, 55, और तकरीबन कोई 2200 के करीब मौज़ाजात मुतासर हुए हैं। हमारे यहाँ पर 104 अमवात हो चुकी हैं और कोई तकरीबन 4700 मौज़ाजात मुतासर हुए हैं। अच्छा, मौज़ाजात की भी थोड़ी सी आपको वो क्लियर कर दूं कि अमूमन ये होता है कि क्या होता है मौज़ाजात में, वही पूछने लगी थी आपसे। तो उसमें ये है कि एक गांव और उस गांव का जो काबिल काश्त रकबा होता है वो एक मौज़ा होता है। अच्छा। और ये अमूमी तौर पर इसका जो स्टैंडर्ड है ना वो तकरीबन 2 से 2.5 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर एक मौज़ा मुहित हो सकता है, थोड़ा कम बेश में, लेकिन एक स्टैंडर्ड मैं आपको बता रहा हूँ 2 से 2.5 मुरब्बा किलोमीटर।
अच्छा, इसमें आप देखें कि जब आप इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर देखते हैं ना, तो कहीं से ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की ज़मीन इंडिया में घुसी हुई, कहीं से लगता है इंडिया की ज़मीन। वो इसलिए नज़र आता है कि जो तकसीम हुई थी वो मौजा जात के लिहाज से हुई थी, ऐसे नहीं था कि एक ऐसे लाइन खींच दी गई थी, इसलिए वो इस तरह सीधी लाइन नहीं है, वो थोड़ी सी टेढ़ी, यानी ये मौजा पाकिस्तान में आ गया लेकिन उसकी नोक जो है वो इंडियन रकबे में घुसी हुई है। इसीलिए भारत ने जो अपनी बाड़ है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ पीछे लगाई है ताकि वो स्टेट बाड़ लगा सके। अच्छा, तो ऐसे ना हो कि ऐसे 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 करके जाए। ठीक है ना। तो इसलिए अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि अच्छा अगर इंटरनेशनल बॉर्डर आगे है तो भारत ने अपनी बाड़ पीछे क्यों लगाई है। वो इसलिए पीछे लगाई वो स्ट्रेट हो जाए। तो कई जगहों पे इंडिया की जो ज़मीन है किसी मौजे की तो वो पाकिस्तानी सरहद में घुसी हुई है कहीं से, तो क्योंकि ये तकसीम मौजा जात के लिहाज से हुई थी कि ये मौजा पाकिस्तान में जाएगा, ये मौजा इंडिया में जाएगा। सही है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब मैं 2200 मौजा जात या 4700 मौजा जात की बात करता हूँ तो अंदाज़न कितना रकबा जो है वो मुतासर हुआ। पाकिस्तानी हुकाम क्लेम करते हैं कि हमारा तकरीबन 4700 से 4800 मौजा जात मुतासर हो चुके हैं। उधर उनका क्लेम है कि हमारे 2200 मौजा जात, मतलब आधे आधे का फ़र्क है। एक बात। दूसरी बात है कि अमवात की रेशो भी हमारे यहाँ पर ज़्यादा है, वो 55, ये 104 अभी तक हो चुके हैं। अच्छा, वहाँ जो लोग मुतासर हुए हैं बराह रास्त उनकी तादाद तकरीबन 5 से 7 लाख के दरमियान बताई जा रही है। और हमारी PDM में जो दादोशुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक ये तकरीबन 46 लाख तक पहुँच चुकी है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे यहाँ पर नुकसान की शिद्दत ज़्यादा रही, लेकिन पानी की जो मकदार है वो उधर से होके ही पाकिस्तान की तरफ आई ना। अब या तो इसमें ये है कि हम बर वक्त हालात का इदराक नहीं कर सके और इसकी कुछ शवाहिद सामने आए भी हैं, खुसूसन सीतपुर, जलालपुर, पीरवाला और ये शाह मोहम्मद ब्रिज में जो सूरत हाल पैदा हुई वो तो इंतहाई तशवीशनाक, इंतहाई खौफनाक, और उसमें गफलत का अंसर आप इस तनाजुर में भी देख सकते हैं कि फिर जो जलालपुर पीरवाला के असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको भी बतौर सज़ा वहाँ से तब्दील कर दिया गया कि अब बर वक्त हालात का अदराक नहीं कर सके। तो तकरीबन रकबा उतना ही ज़ेरे आब आया है उधर भी इधर भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ नुकसान का जो तखमीना है वो ज़्यादा लगा अभी तक जो सामने, और जैसे जैसे पानी उतरता जाएगा वैसे वैसे ये मज़ीद चीज़ें सामने आती जाएंगी तो हतमी तौर पर कुछ कहा जा हमारे यहाँ पे तो नुकसान देखे ना फसलों के हवाले से भी बहुत ज़्यादा, खड़ी फसलें जो है ना हमारी यहाँ पर बर्बाद होगी। किसान उनकी तो सारी जो उन्होंने एक जमा पूंजी लगाई हुई होती है एक फसल के ऊपर, जो वो कमाते हैं पूरा साल 6 महीने की उनकी फसल होती है, तो वो तो सारी की सारी बर्बाद होगी। तो वहाँ पर भी यही सिचुएशन होगी। देखिए मुनीबा, मैं आपको उस दिन टेलीफोन पे भी इस हवाले से गुफ्तगू हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ पर बैठकर उनकी तकलीफ का अंदाज़ा लगा सकते, आप सिर्फ एक चीज़ से। अब मैंने 2010 का सैलाब देखा हुआ, मैं DG खान गया था, जहाँ तक नज़र जाती थी ना स्वाय पानी के कुछ नज़र नहीं आता था। आप मेरी अंदाज़ा लगाए ना कि आप मतलब पानी पानी, आपके घरों में भी पानी भर गया, आपके खेतों में भी पानी भर गया, मतलब लेकिन हर रोज़ इंसान की कुछ ज़रूरियात होती हैं जिसको उन्हें मीट करना पड़ता है रोज़ाना। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि वो ज़रूरत पूरी करने के लिए उनको जगह नहीं मुयस्सर आ रही होती कि पानी में वो कहाँ बैठें, क्या करें। हाँ जी। अच्छा, फिर घरों में पानी भर गया, बर्तन रुड़ गए, सारा कुछ जो है वो ख़त्म हो गया, कोई दरख्त पे चढ़ गया, कोई उधर चढ़ गया, कोई बांध पे चढ़ गया, अल्लाह के आस पर वो बैठे हुए हैं। और मैं जब सोचता हूँ तो सच्ची बात है कि मुझे इस बात का अफसोस भी होता है कि अगर जब हम तकाबुल कर रहे हैं भारतीय पंजाब का और पाकिस्तानी पंजाब का, तो इमदादी सरगर्मियों के लिहाज से भारतीय पंजाब हमसे बहुत आगे नज़र आता है, हालांकि उनकी जो मुतासर होने वालों की तादाद है हमसे बहुत कम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बावजूद उनके जो सेलिब्रिटीज़ हैं, यानी अब मैं अगर नाम लूँ तो आप हैरान हो जाएं, किसी ने 4 गाँव गोद ले लिए, किसी ने 10 गाँव गोद ले ली है, किसी ने 100 ट्रैक्टर का ऐलान कर दिया, किसी ने 100 गाँव के लिए 3 माह तक खाने पीने का ऐलान कर दिया। और इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सामने आया ना वो मेवात के मुसलमानों का है। इतना शानदार कंट्रीब्यूटर है, मैंने इतनी वीडियोस उनकी देखी हैं और इतने वो होकर जज्बाती होकर इनकी मदद कर रहे हैं सैलाब मुतासरीन की कि वो सैलाब मुतासरीन खुद उनको देख कर जज्बाती हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा वहाँ पर फैक्टर नज़र आया। हमारे यहाँ पे देख लें तो हमारे यहाँ पर अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके पसे पर्दा,
जिन पर अगर हम बात करेंगे तो शायद तो बात बहुत आगे जाएगी, इसलिए हम आगे नहीं जाना चाहते हैं, हम फिलहाल यहीं पे रहना चाहते हैं। तो अभी सूरत हाल मज़ीद कहते हैं कि अगले साल इससे भी ज़्यादा गंभीर होगी, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंटेंस सिचुएशन हमें उसका सामना करना पड़ सकता है मॉनसून की बारिशों का या मॉनसून के सीज़न 22% ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होगी। तो अभी अब सूरत हाल जब थोड़ी सी सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी, पानी जब उतरना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या लगता है कि हमें किस तरह के इनिशिएटिव्स इक़दामात उठाने चाहिए? डैम्स की बातें हो रही हैं, नया नहरी निज़ाम बनाने की बातें हो रही हैं, बराजेस की बातें हो रही हैं, अब हमें इस साइड पर जाना चाहिए कि नहीं? ये वक्त की ज़रूरत है कि नहीं? उसमें मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो डैम्स होते हैं वो ज़मीनी इलाकों में नहीं बनते। अब देखें ना, दरिया चिनाब की जो पहली मेजरमेंट पानी की होती है वो जब इंडियन से दाखिल होता है पाकिस्तान में तो मराला के मुकाम पर होती है। ठीक है। मराला से आगे सारा मैदानी इलाका है, तो वहाँ पर तो आप इस पर डैम नहीं बना सकते। दरिया रावी और सतलुज पर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो भी सारा मैदानी इलाके में। फिर दरिया सतलुज और रावी के पानी पर होली सोली भारत का है। हाँ जी। लेकिन उसमें ये ज़रूर हो सकता है कि मतलब जैसे अब ये जो झील बदोमली के करीब बनाई जानी थी कि यहाँ पर जब मानसून के दौरान पानी आए तो उसकी बहुत बड़ी मिकदार जो है उसको स्टोर कर लिया जाए। उससे एक तो रिचार्जिंग जो है ज़मीन की वो बेहतर हो जाएगी, दूसरा ये जो बहुत सारा पानी जो ज़ाया हो जाता है वो ज़ाया नहीं होगा। तो ले दे के इसका एक ही हल बनता है कि जो हम बैराजेज़ हैं उनको उनकी गहराई में इजाफा किया जाए, कुछ नए बैराजेज़ जिस तरह मैंने शादरा के मुकाम पर है, फिर जहाँ पर भी मुमकिन हो तो आप बैराजेज़ वगैरह बनाएं। और जो कनेक्टिंग कैनाल्स हैं ना वो मज़ीद निकाली जाएं कि जिनसे सैलाब को कंट्रोल करने में मदद मिल सके कि अगर दरिया चिनाब में बहुत पानी आया है तो मतलब उसको किसी और तरफ डाइवर्ट किया जा सके। तो इस हवाले से आबी माहिरीन की बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी जो तहकीकात हैं, उनमें बहुत सारे हल पेश भी किए गए हैं। लेकिन मसला तो ये है कि हल का पेश किया जाना और उस पर अमल करना दो मुख्तलिफ बातें हैं। कि अभी आप देखिए कि सैलाब से निमटते निमटते हमें काफ़ी अरसा गुजर जाएगा, और दूसरी तरफ अब डेंगू ने सर उठाना शुरू कर दिया है। डेंगू के बाद स्मोक का सीज़न शुरू हो जाएगा, तो फिर तवज्जो जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी, और जैसे ही सैलाब ख़त्म होगा आप अपने घर चली जाएंगी, मैं अपने घर चला जाऊंगा, अगले साल के लिए इंतज़ार करेंगे, फिर एक मरतबा सैलाब आएगा, फिर यही एक्शन रिप्ले होगा, यही सब चलता रहेगा। 78 ईयर से यही चलता आ रहा है। और दरिया सतलुज और दरिया रावी जिसके बारे में हम समझ रहे थे कि शायद बिल्कुल ये ख़त्म हो चुके हैं, तो उन्होंने तो इस मरतबा ऐसी तबाही फैलाई है कि पता चला है कि भाई ख़त्म कुछ भी नहीं हुआ। सफ़ा हस्ती से तो फिलहाल वो नहीं मिटा है, लेकिन उसने बहुत सारी चीज़ें जो है ना सफ़ा हस्ती से मिटा दी हैं। लेकिन इस पानी का एक जो सबसे बड़ा नुकसान तो बहुत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। ये हतमी तखमीना जब सामने आएगा तो शायद हमारी मईशत जो पहले ही बेचारी लड़खड़ा रही है ना, उसका कोई पुरसाने हाल है, तो किसान तो पहले ही बहुत तबाह हाल हो चुका था, खुसूसन गंदम वाले मामले में, तो उसको बहुत नुकसान पहुंचा था। तो और ज़्यादा उसका तो अब और ज़्यादा नुकसान हो गया। तो अब पता नहीं वो किस तरह से सर्वाइव करें, अल्लाह ही मालिक है। मतलब उसके अलावा तो कोई ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आती। अच्छा, दूसरा सुहेल साहब, जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हमारा कैनाल सिस्टम है सारा, वो उसको बेहतर कर लेना चाहिए या नया बना लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? अक्सर आपने देखा होगा कि जब दरियाओं में सैलाब आता है तो कैनाल्स बंद कर दी जाती हैं। हाँ, क्योंकि ये देखें हमारी ये वाली कैनाल भी बंद थी। मैं वही सोच रही थी। उसकी वजह ये होती है कि जो सैलाब का पानी अपने साथ मट्टी बहुत लेके आता है। अच्छा, रेत मट्टी है ना, तो जब वो नहरें चालू रखी जाएं और नहरों में वो जाएगी तो फिर आप साफ़ कैसे करेंगे नहरों को? वो तो सारी पट जाएंगी मट्टी और गर्द से। ठीक है। यानी वो उसको तो उठाना ही एक अजाब है, और इतनी तवील नहरी निज़ाम में वो जब आप वो सारा, तो इसलिए अमूमी तौर पर नहरें बंद कर दी जाती हैं ताकि वो मट्टी से भर ना जाएँ जो सैलाबी पानी। उसके बाद जब वो मट्टी बैठती है तो उसके बाद फिर वो पानी खोला जाता है। तो इसका यही है कि मतलब जो मेरी अब तक अहबाब से बात हुई है तो उसमें यही है कि कुछ बैराजेज़ वगैरह जो हैं उनको मतलब मज़ीद डीप किया जा सकता है, उनकी वुसअत को बढ़ाया जा सकता है, कुछ नए बैराजेज़ बनाए जा सकते हैं। तो ले दे के कुछ इसी तरह के सॉल्यूशंस जो हैं वो सामने आते हैं। जहाँ डैम का तल्लक है तो डैम तो जी हमेशा देखें पहाड़ी इलाकों में बनते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है कालाबाग डैम की, लेकिन अब हम नहीं बना रहे, तो उसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। अगर से बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब सैलाब तो आया रावी सतलुज चिनाब और ब्यास में, तो कालाबाग डैम तो बहुत ऊपर है, वहाँ पे क्यों बना उसका लेकिन हो सकता है ऐसा कोई तरीका हो कि मतलब यहाँ से जब पानी बहुत ज़्यादा है तो किसी तरह डाइवर्ट करके आप उसको दरिया सिंध में डाल सकें। क्योंकि अभी आप देखिए
कि पंजाब में तो शदीद तबाही हुई, लेकिन दरिया ये सारा पानी अब पंजनद के ज़रिए दरिया सिंध में दाखिल हो चुका या हो रहा है। तो दरिया सिंध की तो बेचारे की दाढ़ भी गीली नहीं होनी इतने पानी से। अच्छा। हाँ, कुछ भी नहीं, वो तो इतना बड़ा दरिया है, 10-11 लाख क्यूसिक, तो उसको कुछ कहता ही नहीं है। तो अभी मेरा नहीं ख्याल 6-7 लाख क्यूसिक से ऊपर जाएगा। अच्छा। तो सिंध तो इस हवाले से बच गया। उसकी वजह ये है कि पानी पीछे बहुत था, लेकिन वो फैल गया ना, डिवाइड हो गया। हाँ। तो उसने फिर जो खेतों शेतों की पंजाब में तबाही फैलाई, उधर भी इधर भी, अब वो भी बस इसी चक्कर में है कि किस तरह इस नुकसान को पूरा किया जाए। हम भी इसी चक्कर में हैं, लेकिन हमारा रकबा उनकी निस्बत ज़्यादा मुतासर हुआ। हमारे यहाँ पर अमवात ज़्यादा हुई, हमारे यहाँ पर लोग ज़्यादा डिस्पर्स हुए, हमारे यहाँ पर मवेशी जो हैं वो ज़्यादा तादाद में मरे। तो ये एक बड़ी मतलब मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि अभी आप देखिए कि जो दरिया चनाब का पानी जलालपुर पीरवाला में पहुंचा, जिसने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई उस इलाके में, उसको 12 रोज़ लगे मराला से वहाँ जाने में। तो 12 रोज़ में हम इस बात की असेसमेंट नहीं कर सके कि यार ये एक DSP ने लेटर लिख दिया कि जनाब AC साहब ये वाला बंद तोड़ा जाए तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा। उन्होंने कहा यार आपकी ज़रूरत कैसे है मुझको ख़त लिखने। हाँ। उसको मुअत्तल कर दिया DSP को, और बाद में गलत बंद तोड़ा, 8-9 लाख की आबादी पानी में आ गई। तो ये सूरत है ना कि बर वक्त हम कार्रवाई नहीं करते, फैसला नहीं ले सकते, फैसला साजी हमारी इसमें हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे होते हैं। तो फिर इमदादी सरगर्मियों में बड़ी वो भी यही सारी सिचुएशन है, वो तो हम लोग देख ही रहे होते हैं सोशल मीडिया पर भी कि किस तरह की इमदादी सरगर्मियाँ चल रही हैं। सुहेल कैसे साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये सारी सूरत हाल के हवाले से हमें बताए थे। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, मुझे इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।